नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा और इस बार जो पेपर आया उसको लेके तरह तरह की बातें हैं। पेपर आसान था कि मुश्किल था या कैसा था। तो हमारी टीम हर साल की तरह इस बार भी उसने मेहनत की और हम लोग करीब 20-30 जो एकेडमिक लोग हैं, सीनियर लोग, वो बैठ के पेपर का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर अनुमान करते हैं कि उसके बाद इसका कट ऑफ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। फिर जब कट ऑफ की बात आती है तो हम कोशिश करते हैं कि जो 15-20 लोग पिछले 2-3 साल से लगातार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं, उनकी राय को ज़्यादा महत्व दें कि उनकी तुलना में, उनकी राय में पेपर पहले की तुलना में आसान है, मुश्किल है, कितना आसान है, कितना मुश्किल है। और इस तरह से अनुमान करते करते एक आइडिया बनता है कि पेपर अपने आप में आसान था या मुश्किल था। मेरी जो कुल मिला के राय बन रही है कि पेपर को पिछले साल की तुलना में आसान कहना भी गलत है, मुश्किल कहना भी गलत है। लगभग पेपर कुल मिलाकर वैसा ही था। जैसे आप कह सकते हैं कि इस बार पॉलिटी के क्वेश्चंस थोड़े से आसान थे, कंसेप्चुअल थे, ट्रेडिशनल टाइप के थे। हिस्ट्री थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्रीज पर थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज मिल गई उसको। मॉडर्न में भी ऐसे सवाल पूछे गए जो आमतौर पे पूछे जाने वाले सवालों से अलग प्रकार के हैं। एनवायरनमेंट में इस बार जो एग्रीकल्चर की ओर शिफ्ट हुआ क्वेश्चंस का, वो पहले से मतलब विद्यार्थी उसके लिए तैयार नहीं थे। ऐसा तो नहीं कि मुश्किल थे, लेकिन तैयार नहीं थे। इस वजह से 2-4-5 प्रश्नों की दिक्कत वहाँ भी बच्चों को आई। साइंस टेक में क्वेश्चंस अच्छे खासे आ गए, मिला के 20 के आसपास, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी ही ज़्यादा था, तो बहुत अप्लाइड टाइप के क्वेश्चन से हम कह सकते हैं कि वो बहुत मुश्किल नहीं माना जाना चाहिए। तो कुल मिला के जब मैंने बच्चों से बात की तो कुछ अच्छे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने हमारी जो एक मॉडल आंसर हमने निकाले हैं, आंसर की निकाली है, और मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छी अनुभूति है कि पिछले साल जितनी आंसर कीज थी उनमें से सबसे प्रामाणिक आंसर कीज जो 2-3 रही, उनमें से एक हमारी भी रही, जिसमें 100 में से 97 आंसर्स वही यूपीएससी ने माने जो हमने दिए थे। हम थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, 5-6 घंटे आंसर की निकालने में, लेकिन बहुत सोच समझ के उसको निकालते हैं। जब उस आंसर की से मैंने कुछ बच्चों के आंसर्स को मैच करवाया तो जो बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, बहुत ही अच्छे विद्यार्थी, उनमें से कुछ से जो 125 से 130 की रेंज में अपना स्कोर लेके आ रहे हैं, जो कि हर बार होता है, ऐसा नहीं है कि कोई नई बात है। अधिकांश बच्चे जो सीरियस हैं, अच्छे हैं, वो लगभग 95 से 100 के बीच की बात करते हुए दिख रहे हैं। कुछ 105, 108 तक की बात कर रहे हैं। इन सब बेसिस पर मेरा अनुमान ये है कि कट ऑफ पिछले साल से 1-2 नंबर कम होने की उम्मीद हम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अंतर पिछले साल से आएगा ऐसा मानना मुश्किल है। तो आप मोटा मोटा मान के चलिए कि 95, 96, 97 की रेंज में कट ऑफ हो सकती है। ये दावा नहीं है, एक अनुमान है। लेकिन ऐसा हो सकता है कट ऑफ इससे थोड़ी सी नीचे जाए, तो मेरा निवेदन ये है कि यदि आप 90 या 90 प्लस में कहीं भी हैं तो बेहतर है कि एक दिन भी खराब किए बिना अपनी तैयारी शुरू करें मेंस की। और मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बना के ये बात कही थी कि इस साल का मेंस अगले आने वाले कुछ वर्षों की तुलना में सबसे आसान मेंस रहने वाला है, क्योंकि इस साल जो कंपटीशन है, अगले साल से कंपटीशन इससे बहुत ज़्यादा होगा। तो जिन लोगों को ज़रा सी भी उम्मीद है कि मेंस दे सकते हैं, वो गंभीर तैयारी शुरू कर दें। जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ वो जनरल की बता रहा हूँ, तो SC, ST, OBC, EWS इसमें थोड़ा थोड़ा सा कम अपने हिसाब से जो ट्रेंड रहता है उतना अनुमान कर लें और फिर तैयारी में जुट जाएं। इस बार के पेपर से एक बात और समझ में आई कि करंट अफेयर्स को जानबूझ के यूपीएससी ने इस बार वेटेज नहीं दी, और उसकी वजह हम समझ पा रहे हैं। यूपीएससी को ऐसा लग रहा होगा कि 4 अक्टूबर का एग्ज़ाम भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कहीं सुप्रीम कोर्ट मना कर दे, कहीं सरकार लॉकडाउन अनाउंस कर दे, कहीं कुछ हो जाए। तो वैसे प्रश्न जो करंट बेस्ड होते हैं उनकी वैलिडिटी बहुत जल्दी खत्म होती है। इसलिए इस बार के पेपर में अगर प्योर करंट अफेयर्स की बात करें तो शायद एक आध सवाल ही आपको नज़र आएगा। बाकी जो थोड़े बहुत हैं भी, तो वो ऐसा नहीं कि पिछले 6 महीने की बात चल रही है, थोड़ा सा लॉन्गर जो टर्म के करंट अफेयर्स होते हैं वो वाले फिर भी दिखते हैं। और मेरे ख्याल से यूपीएससी के दिमाग में ये था कि अगर पेपर 4 अक्टूबर को न भी हो पाए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी जब भी हो, तो पेपर ऐसा हो कि वहाँ भी काम आए। इसलिए इस पर ट्रेडिशनल नेचर के क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं, करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस थोड़े से कम हैं। हमने तय किया कि जो क्वेश्चन की
आंसर की है वो तो हमने अपनी वेबसाइट पे और अपनी ऐप पे अपलोड कर दी है। हमने तय किया कि हमारे सारे टीचर्स अपने अपने सेगमेंट पर उन प्रश्नों की व्याख्या भी करें, ताकि आपके मन में अगर कोई डाउट हो किसी उत्तर को लेकर तो वो भी दूर हो। एक क्लैरिफिकेशन आपके सामने होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये प्रोसेस हम लोग शुरू कर रहे हैं और पॉलिटी वाला हिस्सा इस बार तय हुआ कि मैं ही एक्सप्लेन करूं, क्योंकि इस समय आपको पता है कोरोना के समय में बड़ा आसान नहीं होता सभी टीचर्स को स्टूडियो में लेके आना, शूट करना, वो प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल है। तो पॉलिटी क्योंकि मेरा विषय भी है, तो मेरी टीम ने मुझसे कहा कि अगर संभव है तो आप ही करें। तो मैं तो खाली ही था, तो इसलिए मुझे लगा कि इसको मैं ही करता हूँ। तो अभी हम पॉलिटी के सारे क्वेश्चन देखेंगे और इसमें क्या उत्तर होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, उसकी व्याख्या क्या है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और इसी तरह से बहुत सारे जो टीचर्स हैं दृष्टि में, वो सब अपने अपने सेगमेंट की व्याख्या करेंगे और आपको आज या कल में ही सारी व्याख्याएं उपलब्ध हो जाएंगी। आप उनको देख के अपनी आंसर की मैच कर सकते हैं। और यदि आपने प्रीलिम्स नहीं भी दिया है तो भी इन वीडियोस को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि प्रश्नों का उत्तर निकालने के प्रोसेस में किन किन बातों का ध्यान रखा जा सकता है या रखा जाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं पॉलिटी के साथ। पॉलिटी में इस बार जो प्रश्न आए हैं उनकी संख्या 17 या 18 मान सकते हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कोई कह सकता है कि इकोनॉमी का है, कोई कह सकता है कि पॉलिटी का है, तो उन प्रश्नों को छोड़ दें। तो सामान्यतः 17-18 प्रश्नों को हम पॉलिटी में शामिल कर सकते हैं। देखिए कौन कौन से सवाल हैं। जो पहला सवाल है, ये प्रश्न इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, ताकि हम अपना दोनों भाषाओं में काम कर लें। अनुवाद की समस्या यूपीएससी में थोड़ी बहुत रहती ही है, पॉलिटी में भी एक आध प्रश्न में ऐसी समस्या मुझे नजर आई है। मैं उसका जिक्र करूंगा जब हम उसके पास पहुंचेंगे। देखिए जो पहला क्वेश्चन है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, संसदीय व्यवस्था यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकारों में प्रतिनिधित्व होता है। आप समझ सकते हैं कि ये बेकार की बात है। संसद के सभी दलों का प्रतिनिधित्व सरकार में हो, ऐसा पार्लियामेंट्री सिस्टम में कभी भी आवश्यक नहीं होता। पार्लियामेंट्री सिस्टम सुनते ही आप इंग्लैंड को याद कीजिए और थोड़ा बहुत भारत को याद कर लीजिए, क्योंकि इन देशों में पार्लियामेंट्री किस्म की सरकार काम करती है। तो आमतौर पर संसद का कोई एक बड़ा दल सरकार बनाता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि गठबंधन की सरकार हो, लेकिन विपक्ष तो होता ही है। और विपक्ष के होने का मतलब ही है कि सरकार में सभी राजनीतिक दल तो शामिल हो नहीं सकते हैं। तो ये बात तो गलत है। दूसरी स्टेटमेंट है कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। देखिए जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, जैसे अमेरिका में है, डोनाल्ड ट्रंप को वहां की संसद सामान्य स्थितियों में नहीं हटा सकती, बहुमत से मतलब ही नहीं है। और वहां ऐसा अक्सर होता है, जैसे आजकल भी वहां पर वो स्थिति थी कि वहां के दोनों सदनों में से कम एक सदन में, जैसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, बहुमत डेमोक्रेट्स का हो जाए और जो राष्ट्रपति है वो रिपब्लिकन पार्टी का हो। ये बहुत सामान्य बात वहां पर है। तो वहां की लोकसभा यानी कि वहां के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बहुमत है या नहीं, इससे राष्ट्रपति के कार्यकाल पे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। संसदीय शासन में, जैसे भारत में, अगर सरकार के पास लोकसभा का बहुमत खत्म हो जाए, सरकार तुरंत गिर जाती है। ऐसे इंग्लैंड में अगर सरकार के पास हाउस ऑफ कॉमन्स का बहुमत खत्म हो जाए, 650 में से 326 मेंबर्स ना रहे वहां पर, तो सरकार वहां पर गिर जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ये कथन एकदम ठीक है। यदि आप भारत का संविधान पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 75 में मेरे ख्याल से ये वाली बात लिखी है, जिसे हम कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू लोकसभा। लोकसभा में ये शक्ति है कि वो सरकार को हटा सकती है, और लोकसभा आप जानते हैं कि संसद का ही हिस्सा है। तीसरा है, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है, ये बात तो ठीक है ना, और ये भी डायरेक्टली नहीं होती है। लोग तो एमपीज को निर्वाचित करते हैं, एमपीज मिलकर सरकार का फैसला करते हैं। और दूसरी बात, उनके द्वारा हटाई जा सकती है, ये बात गलत है, क्योंकि लोग संसदीय परंपरा में सरकार को खुद नहीं हटाते हैं। उनको हटाने की शक्ति केवल लोकसभा के पास भारत में, हाउस ऑफ कॉमन्स के पास इंग्लैंड में है। तो इसको हम गलत मानेंगे कथन को। चौथा है, सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है, इसको आप ठीक मान सकते हैं, क्योंकि सरकार का फैसला अंत में संसद के बीच में ही होता है, वहां बहुमत होता है, तो सरकार बन जाती है। लेकिन पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती, ये बात गलत है, क्योंकि संसदीय शासन पद्धति में सरकार को
संसद द्वारा बीच में ही हटाया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि इन चारों कथनों में से एक ही कथन ठीक है और वो कथन है बी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया बी। अब आइए दूसरे प्रश्न पर। जो अगला प्रश्न है और ऊपर हमने हर एक सेट का लिखा हुआ है। जैसे ये सेट ए में क्वेश्चन नंबर 12 था, सेट बी में 22 था, सी में 82 था, डी में 72 था। तो आपका जो भी सेट हो उसके हिसाब से आप मैनेज कर लें। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य का मतलब वेलफेयर स्टेट होता है, और वेलफेयर स्टेट जो होता है वो पुलिस स्टेट की तुलना में एक आगे का स्टेप है। पुलिस स्टेट एक ज़माने में चलता था, इसका मतलब था कि राज्य का काम केवल कानून व्यवस्था का निर्माण करना है, उससे ज़्यादा उसका काम नहीं है। कानून बनाना है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना है, दैट्स ऑल, उसके बियॉन्ड उसका काम नहीं है। वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट बेसिकली 19वीं सेंचुरी में डेवलप होना शुरू हुआ, जब इंग्लैंड में J.S. मिल जैसे लोगों ने विचार दिए। 20वीं सेंचुरी में और डेवलप हुआ, और इसका मतलब है कि शासन या सरकार का काम केवल कानून व्यवस्था का पालन करना नहीं है, करवाना नहीं है, बल्कि समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाना भी है। समाज में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय सुनिश्चित करवाना भी है। और जब ये सारी की सारी बातें राज्य करने लगता है, राज्य की शक्तियाँ बढ़ती हैं, तब हम कहते हैं कि राज्य कल्याणकारी राज्य है। और इस राज्य को आज की दुनिया में लगभग हर देश किसी न किसी मात्रा में स्वीकार करने लगा है। तो भारत के संविधान का कौन सा भाग इसकी घोषणा करता है? देखिए, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ये बात तो एकदम ठीक है, क्योंकि देखिए भारतीय संविधान में गारंटीज जो दी गई हैं नागरिकों को, वो दी गई हैं मूल अधिकारों में, कि आपको ये तो अधिकार है ही। जो और चीजें करनी थी, पर उस समय हमारे सरकार के पास संसाधन नहीं थे या ताकत नहीं थी। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक खंड बनाया DPSP नाम से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और उसमें लिखा कि ये जो चीज़ें हैं ये सरकार को करने का प्रयास करना है। सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो इन्हें पूरा करने के पक्ष में हो। और वो सारे के सारे उद्देश्य के हैं, वेलफेयर स्टेट के हैं। समाजवाद से प्रभावित हैं, गांधीवाद से प्रभावित हैं, उन सबको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये बात तो एकदम ठीक है, पूरी तरह ठीक है। और यदि इसको तस्दीक करनी हो तो आर्टिकल 38 अगर आप पढ़ेंगे, DPSP का संबंध आर्टिकल 36 से 31 तक है। उसमें जो 38 आर्टिकल है, इफेक्टिवली पहला बेसिक आर्टिकल मान लीजिए, जहाँ कुछ बात घोषणा के रूप में कही गई है, उसमें वेलफेयर स्टेट वाली अप्रोच को स्पष्ट रूप से कहा भी गया है। मूल अधिकार का संबंध वेलफेयर स्टेट से है या नहीं? अब देखिए, क्योंकि इसमें आंसर एक ही बताना है तो ए इसका सबसे अच्छा आंसर है। लेकिन मान लीजिए प्रश्न ऐसा होता, कौन कौन सा, और 4 ऑप्शन होते। अब ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आप मूल अधिकार वाले हिस्से को भी खारिज पूरी तरह से नहीं कर सकते। जैसे मूल अधिकार में अगर आप देखें तो एक है आर्टिकल 16, जिसके तहत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 15 में भी की गई है। 15 और 16 में आरक्षण की व्यवस्था है, और आरक्षण वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने का उपाय है। तो बेशक घोषणा वाली बात यहाँ पर लागू नहीं होती कि कल्याणकारी राज्य की घोषणा वहाँ पर नहीं हो रही है, किंतु कल्याणकारी राज्य की ओर बढ़ने का प्रयास तो वहाँ भी है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन का है, अनटचेबिलिटी को एबोलिश करता है, वो भी है। आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार जो बच्चों को दिया गया है, वो भी एक तरह से वेलफेयर स्टेट का मामला है। आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। 29-30 में अल्पसंख्यकों के पक्ष में अधिकार हैं, जो कि एक तरह से वेलफेयर स्टेट की पॉलिसी के पक्ष में ही है। तो मूल अधिकारों में भी वेलफेयर स्टेट की बात है, घोषणा के रूप में नहीं है। उद्देशिका में भी वेलफेयर स्टेट की बात है, क्योंकि सोशल, इकोनॉमिक और जब पॉलिटिकल जस्टिस की बात होती है तो इसका मतलब है सोशल जस्टिस क्या है? सोशल जस्टिस का मतलब वेलफेयर स्टेट की ओर बढ़ने का रास्ता है। वेलफेयर स्टेट शब्द का प्रयोग बेशक ना हुआ हो, लेकिन वेलफेयर स्टेट वाली जो भावना है वो तो वहां पर नजर आती ही है। 7th शेड्यूल क्या करती है? 7th शेड्यूल ने सेंटर को, यूनियन को, स्टेट्स को और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके टॉपिक्स को बांटा हुआ है। यदि आप इसमें भी देखेंगे तो कॉन्करेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में कम से कम 2 ऐसी एंट्रीज हैं, मेरे ख्याल से 23 या 24 नंबर पे ऐसी एंट्रीज हैं जिनमें सोशल वेलफेयर स्कीम्स की बात की गई है। इन सभी हिस्सों में किसी न किसी मात्रा में लोक कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। किंतु प्रश्न क्या है, कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है?
और ये घोषणा मोटे तौर पर आर्टिकल 38 में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका संबंध राज्य की नीति के निदेशक तत्वों से है। इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए होगा, कोई और आंसर सही नहीं होगा। अगले प्रश्न पर आइए। तीसरा प्रश्न है जो सेट ए में 13th क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। परिभाषित करता है, यहाँ से मामला गड़बड़ हो गया, क्योंकि भारत के संविधान में तो मूल ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर की जो बात कही गई है, भारत के संविधान में तो मूल ढांचा कहीं लिखा ही नहीं है। मूल ढांचा तो एक जुडिशियल इनोवेशन है, न्यायपालिका द्वारा किया गया नवाचार है, नई व्याख्या है, जो केशवानंद भारती केस में पहली बार हुई थी। उसके बाद से कई मामलों में होती रही है, लेकिन संविधान में लिखा कहीं भी नहीं हुआ है कि मूल ढांचा क्या होता है। इसलिए पहला कथन तो पूरी तरह से गलत ही माना जाएगा। दूसरा क्या है? भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था हमारे संविधान में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आर्टिकल 13(1) और 13(2) में विशेष रूप से है। 13(2) में ज़्यादा है, क्योंकि 13(1) तो संविधान बनने से पहले की विधियों को खारिज करने के मामले में है। 13(2) का मतलब ये है कि यदि सरकार कोई भी ऐसी विधि बनाती है, चाहे संसद हो, चाहे राज्य विधानमंडल हो, चाहे सरकार के रूल्स रेगुलेशंस हों, ऑर्डिनेंस हो, ऐसा कुछ भी हो जो मूल अधिकारों के विरुद्ध है, और मूल अधिकार क्या होते हैं? नागरिकों की स्वतंत्रता तथा बहुत सारे आदर्श, यदि उनके खिलाफ है तो हमारा संविधान जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था करता है। जुडिशियल रिव्यू शब्द नहीं लिखा है आर्टिकल 13 में, लेकिन उसका अर्थ यही है कि जुडिशियल रिव्यू उसके अंतर्गत है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। और इसलिए हम कहेंगे कि सेकंड स्टेटमेंट इसमें ठीक है, पहली स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला कथन गलत है तो केवल 2, इसका आंसर हो जाना चाहिए बी, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट इसमें सही है, पहली स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पॉलिटिकल फिलॉसफी से है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से है। और संविधान पढ़ते हुए बड़ा ज़रूरी होता है कि हम ये भी समझें कि हमारा संविधान कौन सी फिलॉसफीज़, कौन सी आइडियोलॉजीज से मिलकर बना हुआ है। तो ऐसी 2 आइडियोलॉजीज में, एक है गांधीवाद, एक है समाजवाद। समाजवाद के ही अलग अलग फॉर्मेट्स में से एक फॉर्मेट का नाम होता है मार्क्सवाद। तो गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, वह कौन सी है? देखिए, गांधीवाद और मार्क्सवाद कई मामलों में घोर विरोधी विचार हैं, कुछ मामलों में समान विचार हैं। तो हम देखते हैं इस प्रश्न में कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं, उन्हीं में से फिर हम तलाश लेते हैं। पहला है एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यहीन समाज, राज्य विहीन समाज, स्टेटलेस सोसाइटी। स्टेटलेस सोसाइटी के विचार को कहा जाता है अनार्किज्म। अनार्किज्म को हिंदी में कहते हैं अराजकतावाद। अराजकता शब्द का मतलब गुंडागर्दी भी होता है, लेकिन यहाँ उसका मतलब वो नहीं है। अराजकतावाद का मतलब है यह विश्वास कि अंतिम रूप से राज्य खत्म हो जाएगा और समाज अपने आप को खुद हैंडल करेगा, राज्य की ज़रूरत नहीं रहेगी, सरकार की, सेना की, पुलिस की, ब्यूरोक्रेसी की, इन सब की ज़रूरत नहीं रहेगी एक समय के बाद। इस विश्वास को कहते हैं अनार्किज्म या अराजकतावाद। ये बात सही है कि मार्क्सवाद भी इस बात को मानता है और गांधीवाद भी इस बात को मानता है। मार्क्स ने अपने जो डेवलपमेंट की स्कीम है उसमें कहा कि सामंतवाद के बाद या दास प्रथा के बाद सामंतवाद आएगा, सामंतवाद के बाद पूंजीवाद आएगा, कैपिटलिज्म आएगा, पूंजीवाद के बाद समाजवाद आएगा। समाजवाद यानी सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब होता है जिसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, यानी सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। पर ये एक संक्रमणकालीन अवस्था होगी, ट्रांजिशनल फेज होगा। उसके बाद जो अंतिम अवस्था, आदर्श अवस्था है, उसका नाम है साम्यवाद या कम्युनिज्म। कम्युनिज्म में मार्क्स ने कहा कि स्टेट नहीं होगा, क्योंकि स्टेट उसके हिसाब से एक एक्सप्लॉयटेटिव मैकेनिज्म है, शोषण करने वाला एक व्यवस्था है जो अमीरों के पक्ष में और गरीबों के विरुद्ध काम करने वाला तंत्र है। इसलिए राज्य का खत्म होना वर्गहीन समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसी महात्मा गांधी मानते हैं कि राज्य का होना अच्छी बात नहीं, क्योंकि राज्य सबके लिए एक जैसे नियम बनाता है, वो सभी व्यक्तियों को समरूप बनाता है, होमोजीनियस बनाता है, जबकि हर व्यक्ति का अपना स्वधर्म है, हर व्यक्ति की अलग प्रकृति, अलग स्वभाव है। इसलिए कोई भी ऐसा सिस्टम जो सारे व्यक्तियों को एक जैसा बनाता हो, एक जैसे कानून, एक जैसे नियम लागू करता हो, वो अच्छा नहीं है।
फिर गांधी जी ने कहा कि राज्य का कंसेप्ट ही हिंसा पे टिका हुआ है, और जबकि हिंसा अपने आप में मानव समाज का नियम नहीं हो सकता है। इसलिए गांधी जी जब राम राज्य कहते हैं तो उनका दरअसल राम राज्य से मतलब है जहां राज्य का ढांचा खत्म हो जाए, समाज अपने आप वो सारे काम कर ले जो काम अभी हम राज्य के माध्यम से करते हैं। अंतर ये कि मार्क्स कहता है कि साम्यवाद तक पहुंचने के लिए, राज्यहीन स्थिति तक पहुंचने के लिए हिंसा की जरूरत है, और महात्मा गांधी मानते हैं कि वहां तक पहुंचने की प्रक्रिया अहिंसा से होगी, हिंसा से नहीं होगी। इस अंतर के बावजूद ये बात ठीक है कि राज्य विहीन समाज, इस कंसेप्ट को लेकर दोनों में पूरी सहमति है। वर्ग संघर्ष या क्लास स्ट्रगल, ये मार्क्स का सिद्धांत है। मार्क्स मानता है कि जो हैव्स और हैव नोट्स हैं उनके बीच में कभी मोहब्बत हो ही नहीं सकती है, सहयोग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि महात्मा गांधी मानते हैं कि वर्ग विरोध नहीं, वर्ग संघर्ष नहीं, वर्ग सहयोग जरूरी है, और वर्ग सहयोग से ही समाज आगे बढ़ता है। तो इस पर सहमति नहीं है। निजी संपत्ति की समाप्ति, मार्क्सवाद मानता है कि निजी संपत्ति को समाप्त होना ही चाहिए, क्योंकि वही सारे पाप, सारे झगड़े का मूल जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी है। महात्मा गांधी मानते हैं कि निजी संपत्ति को समाप्त नहीं करना है, निजी संपत्ति को ठीक से रेगुलेट करना है। रेगुलेट भी राज्य नहीं करेगा, चरित्र से करना है, स्वभाव से करना है। और इसलिए एक सिद्धांत देते हैं जिसका आपने नाम सुना होगा, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, न्यासिता का सिद्धांत। वो कहते हैं कि व्यक्ति संपत्ति कमाए, लेकिन संपत्ति का प्रयोग समाज के हित में करे, अपने हित में ना करे। वो अपनी संपत्ति का अपने आप को ट्रस्टी माने, मालिक ना माने। इसलिए निजी संपत्ति की समाप्ति की बात महात्मा गांधी नहीं करते, निजी संपत्ति का सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए अच्छे भाव लाने की बात करते हैं। चौथा है आर्थिक नियतिवाद, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। इसका मतलब ये होता है कि समाज की बाकी सारी चीजें इकोनॉमिक्स पे टिकी हुई हैं। पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम, ये सारा का सारा तय होता है इकोनॉमिक्स से। इस विचार को बोलते हैं इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। ये मार्क्सवाद का विचार है। मार्क्स ने कहा कि डीप स्ट्रक्चर होता है इकोनॉमी या मोड ऑफ प्रोडक्शन, और बाकी सारे सुपर स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे पॉलिटी हो, चाहे सोसाइटी हो, रिलीजन हो, ब्यूरोक्रेसी हो, वटेवर जो भी हो सकता है, वो सारा का सारा डीप स्ट्रक्चर यानी मोड ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन प्रणाली यानी कि अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स पे टिका हुआ है। ये इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म है। महात्मा गांधी ऐसा नहीं मानते। महात्मा गांधी मानते हैं कि नियति अगर है, नियतिवाद अगर है, तो वो मेटाफिजिकल किस्म का है। ईश्वर ने हम सबको भिन्न भिन्न गुणों से युक्त किया है। ईश्वर ने हमें जो गुण दिए हैं, उन गुणों से बनता है हमारा स्वभाव, हमारा स्वधर्म। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वधर्म के अनुसार चलना चाहिए। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव, स्वधर्म को ध्यान रखते हुए ही उसका परिवार समूह निश्चित किया है। ये विचार बहुत अजीब सा लगता है सुनने में, लेकिन महात्मा गांधी इसी विचार के समर्थक थे। और यदि महात्मा गांधी का डिटर्मिनिज्म तय करना ही हो, तो आप कह सकते हैं कि वो ट्रांसेंडेंटल डिटर्मिनिज्म है, मेटाफिजिकल डिटर्मिनिज्म है, पारलौकिक नियतिवाद आप कह सकते हैं, ईश्वरीय नियतिवाद कह सकते हैं, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल डिटर्मिनिज्म कह सकते हैं। लेकिन आर्थिक तो किसी सेंस में नहीं है। अर्थव्यवस्था को इतना महत्व महात्मा गांधी ने कभी दिया ही नहीं, और ना कभी देना चाहेंगे। अब क्योंकि प्रश्न सिंपल सा है, 3 चीज़ें गलत हो ही गई हैं, एक चीज़ पहले ही सही हो ही गई है, तो इसका सही उत्तर बताने की क्या ज़रूरत है? इसका सही उत्तर क्या है? ए है। इसके बाद आइए अगले सवाल पर। अगला सवाल कहता है कि भारत के संदर्भ में नौकरशाही जिसमें आप लोग जाने वाले हैं, ध्यान रखिए, ब्यूरोक्रेसी लिखा है ना, हाँ, ब्यूरोक्रेसी का कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है उसका कैरेक्टर कौन सी लाइन से डिपिक्ट होता है? संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अधिकरण, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, उसका जो एक्सपेंशन है, स्कोप है, उसको वाइडनिंग देने वाला, ठीक है। यानी जो काम पार्लियामेंट करना चाहती है पर कर नहीं पाती है, तो उसको आगे बढ़ाने वाला ऑर्गन। ये बात गलत नहीं है, लेकिन हाँ, देखना है कि सबसे सही बात यह है या नहीं। क्योंकि एक शब्द आपने सुना होगा, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जिसके लिए अधीनस्थ विधायन एक शब्द है। तो संसद जो विधियां बनाती है, संसद द्वारा बनाई गई विधियों के अधीन रहते हुए ब्यूरोक्रेसी भी विधियां बनाती है, जिनको रूल्स कहते हैं, रेगुलेशंस कहते हैं, जिन्हें संसद बाद में अप्रूव करती है। तो इंडियन ब्यूरोक्रेसी एक सेंस में पार्लियामेंट जो काम करना चाहती है, पर पार्लियामेंट के पास उतनी
मतलब स्कोप नहीं है, संभावनाएं नहीं है, समय नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तो ब्यूरोक्रेसी उसको एक्सपेंड करती है। ये बात ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, तो इसको ठीक मान लेते हैं फिलहाल। आगे देखिए, संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण, फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथनिंग देने वाला स्ट्रक्चर, ये एक तरह से गलत बात है। गलत किस सेंस में? देखिए, किसी फेडरल कंट्री में, जैसे अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, ऐसे देशों पर आप ध्यान रखें, ये दोनों फेडरल कंट्रीज हैं। इंग्लैंड और फ्रांस यूनिटरी कंट्रीज हैं। भारत इनमें से किसी में नहीं आता है। कुछ लोग बोलते हैं कि भारत एक क्वाजी फेडरल स्टेट है, यानी कि अर्ध संघात्मक राज्य है। सही बात है कि भारत एक चौथाई संघात्मक राज्य है, ज्यादा मात्रा में यूनिटरी स्टेट है। संघात्मक राज्य में, फेडरल स्टेट में जो ब्यूरोक्रेसी होती है, सेंटर की एकदम अलग होती है, स्टेट की एकदम अलग होती है। भारत की ब्यूरोक्रेसी में सबसे ताकतवर जो सेवाएं हैं उनको बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, जिनमें आईएएस आती है, आईपीएस आती है, और भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आती है। और बहुत मज़े की बात है कि किसी भी फेडरल कंट्री में जहां फेडरलिज्म का सिद्धांत ठीक से चलता है, वहाँ ऑल इंडिया या ऑल अमेरिकन या ऑल स्विट्जरलैंड या ऑल स्विस सर्विसेज जैसी कोई संकल्पना नहीं है। ऑल इंडिया सर्विसेज दरअसल केंद्र का राज्य पर नियंत्रण बनाए रखने का एक मैकेनिज्म है, ताकि देश टूट ना जाए, ताकि राज्य अखंडता देश की खतरे में ना पड़ जाए। हमारी ब्यूरोक्रेसी का जो कैरेक्टर है वो संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला है, ये मानने में समस्या है, आपत्ति है। इसलिए कई राज्य बार बार कहते हैं कि ऑल इंडिया सर्विस को भाई मत आप इतना महत्व दीजिए, और इसीलिए नई ऑल इंडिया सर्विस को शुरू करने की शक्ति राज्यसभा को दी गई है, प्रस्ताव लाने की शक्ति, ताकि राज्यों को ये भरोसा रहे कि उनकी इच्छा के बिना ये बात नहीं होगी। तो मेरी व्यक्तिगत राय में ये वाली बात तो ठीक नहीं मानी जानी चाहिए। तीसरा है राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने का अभिकरण। ये ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी राजनीतिक कार्यपालिका में तो नहीं होती है। सरकार तो बनती है गिरती है, बनती है गिरती है, किंतु ब्यूरोक्रेसी में जो व्यक्ति हैं वो 30-35 साल काम करते हैं, ब्यूरोक्रेसी स्टेबल रहती है। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, एक एजेंसी है जिससे जो राजनीति का स्थायित्व है बना रहता है, लेकिन ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, इसलिए इसको हम ज़्यादा वैल्यू नहीं देंगे। चौथा है लोक नीति को, यानी कि पब्लिक पॉलिसी को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। देखिए, ये बात आ गई सबसे अच्छी। देखिए, यूपीएससी के प्रश्नों में खास बात क्या होती है, जब वो कहें कि इनमें से कौन सा एक सही उत्तर है, तो भी ना कई बार एक से ज्यादा उत्तर सही हो सकते हैं। तो पहले राउंड में आप देखिए कौन सा गलत है, कौन सा सही हो सकता है, कौन सा सही है, और चौथा मिल गया आपको जो सुपर सही है, जबरदस्त तरीके से सही है। क्योंकि भारतीय ब्यूरोक्रेसी का सिंपल कंसेप्ट क्या है, ब्यूरोक्रेसी वो है, पब्लिक पॉलिसी बनाने का काम किसका है, सरकार का है। पब्लिक पॉलिसी को वैध कैसे बनाया जाएगा, संसद से पास करवा के बनाया जाएगा। लेकिन जब सरकार संसद से पब्लिक पॉलिसी को वैध बनवा लेगी तो उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम ब्यूरोक्रेसी का है। ब्यूरोक्रेसी का ये काम नहीं है सरकार से कहना कि सर आपकी पॉलिसी अच्छी नहीं है। अगर सरकार ने कह दिया है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण लगाना है, संविधान में संशोधन कर दिया, संसद से वैधता हासिल कर ली, तो ब्यूरोक्रेसी के व्यक्ति की इसमें रुचि हो या ना हो, उसे इन चीज़ों को लागू करना ही है, क्योंकि उसका बेसिक काम पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है। तो जब भी इंडियन ब्यूरोक्रेसी पर सवाल आए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि वह पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है, यही उसका मुख्य काम माना गया है। चलिए, अगला सवाल है भारत के संविधान की उद्देशिका, यानी कि प्रियम्बल। इसके बारे में क्या बात है? प्रियम्बल आपको पता ही है, हम भारत के लोग वाली जो पंक्तियां हैं। संविधान का भाग है, अच्छा, संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। दूसरा है संविधान का भाग नहीं है और विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। तीसरा है संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव है जैसा कोई अन्य भाग रखता है। चौथा है कि संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। अन्य भागों से स्वतंत्र होकर कोई विधिक प्रभाव नहीं है। देखिए, सबसे पहले यह सवाल बेरूबाड़ी के मामले में 1960 में उठा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं है।
बेरूबाड़ी का मामला बहुत रोचक है। उस मामले में यह था कि भारत सरकार कुछ हिस्से पाकिस्तान को सौंप रही थी और सवाल उठ गया था कि क्या सरकार को ऐसा करने की शक्ति है या नहीं है। तो नेहरू जी की सरकार में राष्ट्रपति के माध्यम से आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से प्रश्न पूछे और प्रश्न ये पूछे कि क्या किसी देश की किसी संप्रभु देश की सरकार के पास ये शक्ति है या नहीं कि वो देश का कोई हिस्सा किसी और देश को सौंप सके किसी समझौते के तहत। दूसरा, अगर है तो क्या ये काम आर्टिकल 3 के तहत किया जा सकता है या ये काम आर्टिकल 368 यानी संविधान संशोधन के तहत किया जा सकता है या दोनों को मिला के किया जा सकता है। ये सब सवाल पूछे तो सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रश्न का जो जवाब दिया, उस प्रश्न के जवाब में रेफरेंस था प्रस्तावना को लेकर, क्योंकि जब सवाल पूछा गया तो उसमें प्रश्न था राष्ट्र की एकता, एक शब्द था यूनिटी ऑफ कंट्री जो है। तो विरोधियों ने आक्षेप किया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि प्रस्तावना में लिखा है देश की एकता। इसका मतलब ही है कि प्रस्तावना के आधार पर हम देश के किसी हिस्से को किसी और देश को नहीं दे सकते। तो सरकार का तर्क था कि प्रस्तावना संविधान का उस तरह से भाग नहीं है, उसका विधिक प्रभाव नहीं है, उसका लीगल इम्पैक्ट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबाड़ी मामले में जो राय दी थी वो राय दरअसल ये वाली थी जो बी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसका कोई विधिक प्रभाव भी नहीं है। इतना ही कहा कि हाँ, कभी कभी संविधान की व्याख्या करने के समय हमें जरूरत पड़ सकती है तो हम इसको महत्व देंगे। तो बेरूबाड़ी के मामले में बी वाली बात कही गई थी। 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने विचार बदल दिए और वो अब तक की सबसे बड़ी बेंच है। जो केशवानंद भारती फैसले में कहा गया वो आज तक मानना ही होगा, क्योंकि उतनी बड़ी बेंच उसके बाद ऐसी बैठी नहीं कि जो उसको खारिज कर सके। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये बात यहां भी लिखी है, यहां भी लिखी है, यहां भी लिखी है। तो सवाल था कि क्या उसके पास कोई शक्ति है या नहीं, वो इन्फोर्सिएबल है या नहीं, लीगल पावर उसके अंदर है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सिंपल सा कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका सामान्यतः कोई विधिक प्रभाव नहीं है, किंतु दूसरे भागों की व्याख्या करने के लिए, दूसरे भागों से लिंक जोड़ने के लिए, संविधान की सही व्याख्या करने के लिए, संविधान के किसी प्रावधान का सही मतलब समझने के लिए हम प्रस्तावना का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका विधिक प्रभाव नहीं है। मतलब विधिक प्रभाव नहीं रखती ये बात ठीक है, अधूरी है। विधिक प्रभाव रखती है वैसा ही अन्य भागों जैसा, ये बात भी गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अन्य भागों में लिखी बातों का विधिक प्रभाव है, किंतु अन्य भागों में लिखी बात को समझने में कोई दिक्कत अगर आती है तो उसको ठीक से इंटरप्रेट करने के लिए हम प्रस्तावना की मदद लेंगे। और इसका मतलब प्रस्तावना अन्य भागों से जुड़कर विधिक प्रभाव रखती है, अन्य भागों से अलग होकर सेपरेट तरीके से इंडिपेंडेंट सेंस में कोई लीगल इम्पैक्ट नहीं रखती है। और क्योंकि ये सारी की सारी सही बातें डी में एक साथ लिखी हैं, इसलिए हम कहेंगे कि डी सही है, यानी प्रस्तावना संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ये बात एकदम ठीक है। तो इसका आंसर हो गया डी, क्योंकि यही सबसे अच्छा उत्तर है। अब आइए अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के भाग 4 के बारे में। भाग 4 यानी कि डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? यानी कि भाग 4 के बारे में कौन कौन सी बातें सही हैं। भाग 4 का मोटा मोटा मतलब क्या होता है? आर्टिकल 36 से 51, ठीक है। वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। देखिए आर्टिकल 37 जो है वो साफ साफ कहता है, उसका वाक्य ही ये है कि इस भाग में दिए गए प्रावधान न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय न होते हुए भी, यहीं से शुरू होता है। और इसका सीधा सा मतलब है कि वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, ये गलत बात है। आप कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकते कि डीपीएसपी में ऐसा लिखा हुआ है लेकिन मुझे डीपीएसपी मिला नहीं, हे कोर्ट महोदय इसको मतलब मुझे दिलवा दीजिए, ऐसा नहीं कर सकते।
राज्य पर नैतिक दायित्व है कि राज्य उन चीज़ों को नागरिकों को उपलब्ध करवाए, किंतु अगर उपलब्ध नहीं करवा पाए तो कोई नागरिक कोर्ट में जाके मांग ले कि मुझे हासिल करवा के दीजिए, ऐसा नहीं होगा। ये साफ साफ लिखा है आर्टिकल 37 में। वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, ये बात ठीक है, ये बात लिखी है आर्टिकल 37 में, वही बात है जो मैंने अभी आपसे कही, ये लिखा हुआ है। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, एकदम ठीक बात है। 37 में 3 बातें लिखी हैं, देखिए। पहली बात क्या लिखी है, इस भाग में दिए गए जो अधिकार हैं या जो सिद्धांत हैं वो किसी भी अदालत द्वारा प्रवर्तनीय, इन्फोर्सिएबल नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी बात कि प्रवर्तनीय नहीं होने के बावजूद, इवन विदाउट बीइंग इन्फोर्सिएबल, ये सिद्धांत राज्य के संचालन में मूलभूत महत्व के हैं। दे आर ऑफ द फंडामेंटल इंपॉर्टेंस फॉर द स्टेट। और तीसरी बात क्या लिखी है, तीसरी बात ये वाली लिखी है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि जब राज्य कानून बनाए, राज्य कानून बनाते समय कोशिश करेगा कि कानूनों में ये वाले सिद्धांत शामिल हों, और इसलिए इनका नाम है राज्य नीति के निर्देशक तत्व। राज्य अपनी नीति बनाते हुए निर्देश ग्रहण करेगा, डायरेक्शन ग्रहण करेगा इस भाग से, और इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें 2 और 3 ठीक है, और 2 और 3 ठीक है का मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ना कि कोई और होगा। अब देखिए इसके बाद अगला सवाल क्या है। अगला सवाल ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत लंबा सवाल है, ध्यान से आप भी विचार कीजिए मेरे साथ साथ। भारत के संविधान के अनुसार, ठीक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। अब देखिए इसमें एक छोटा सा पेच है। अगर आप संविधान का आर्टिकल 164 उसका भी जो क्लॉज 4 है उस पर ध्यान दें तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं है, यानी कि विधानसभा या विधान परिषद के मेंबर नहीं है, तो भी 6 महीने तक मंत्री बन सकता है। ये बात तो लिखी हुई है, साफ साफ लिखी है। पर यह नहीं लिखा हुआ कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है। अगर आप संविधान के बाकी हिस्सों को मिला के पढ़ें, क्योंकि इसमें आर्टिकल तो लिखा नहीं है, भारत के संविधान का आर्टिकल 173 अगर देख लें और 326 देख लें तो ये समझ में आता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक मतदान के लिए अधिकृत है। मतलब एक्सेप्ट फ्यू कंडीशंस, आम स्थितियों में अगर वो 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र का है तो भारत का प्रत्येक नागरिक अधिकृत है। पेच एक ही है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है, मान लीजिए 18 साल का कोई बच्चा हो, 18 साल 4 दिन का, मतदान के लिए तो योग्य है, किंतु विधायक बनने की जो न्यूनतम उम्र है वो तो 25 साल है, और इसलिए मंत्री बनने की न्यूनतम उम्र भी 25 साल होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ओवर थिंकिंग हम लोग कर बैठते हैं। इंग्लिश में देखें, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ए पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड ए मिनिस्टर इन ए स्टेट फॉर 6 months even if she or he is not a member of the legislature of the state। ऐसे प्रश्नों में ना हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो मूल बिंदु है कथन का वो क्या है, और मूल बिंदु ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो विधायिका का मेंबर नहीं है, क्या वो 6 महीने के लिए मंत्री बन सकता है, तो वो बात ठीक है। तो हालांकि ऊपर के हिस्से में थोड़ा पेच हो सकता है, असल में अनुवाद की दिक्कत ज़्यादा है। यहाँ लिखा है ए पर्सन और यहाँ लिखा है कोई भी ऐसा व्यक्ति, तो इससे डिग्री थोड़ी सी बढ़ गई है हिंदी में, इंग्लिश में डिग्री उतनी ज़्यादा नहीं आ रही है। तो हालांकि इस पर कोई सवाल खड़ा कर सकता है, लेकिन तब भी सुविधा के लिए ज़्यादा आसान है कि इस कथन को आप सही मान लें आर्टिकल 164 के बेस पर, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ओवर थिंकिंग करने से बहुत माइन्यूट जाकर प्रश्न गलत कर बैठते हैं, जबकि जनरल सेंस जो उस कथन की है वो हम मिस कर जाते हैं। दूसरा है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। उसके अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है,
चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निरर्हत हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो। ये जो स्थायी तौर पर है ना, ये गलत चीज़ है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है, इसी के तहत इंदिरा गांधी जी को भी सजा हुई थी इसी में, जिसके बाद इमरजेंसी लग गई थी हमारे देश में। उस एक्ट में एक सेक्शन है 8, सेक्शन 8 के जो सब सेक्शन है, उन सब सेक्शन से पनिशमेंट से जिक्र है। और एक प्रावधान ये है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी क्रिमिनल ऑफेंस के लिए, दंडिक अपराध के लिए 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा होती है, ध्यान रखना है 2 साल या उससे ज़्यादा, तो सज़ा भुगतने के बाद 6 वर्षों तक वह व्यक्ति कोई भी इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं होगा, इनएलिजिबल होगा। इसका मतलब यदि सज़ा 1 साल की फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर 2 साल की है तो 2 साल की सज़ा प्लस 6 साल यानी कि 8 साल। अगर सज़ा 8 साल की है तो 8 + 6 14 है। लेकिन स्थायी रूप से निरर्हत यानी कि इनएलिजिबल हो जाता हो, ऐसी व्यवस्था हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में नहीं है, तो ये वाला कथन गलत है। अब पूछा गया है कि कौन सा सही है या सही है, तो 2 तो गलत है ही, तो जहां जहां 2 आ रहा है वो तो गलत ही मान लीजिए, ठीक है। अब बचे 2 ऑप्शन, आप इसको सही मानेंगे या नहीं मानेंगे, अब सवाल ये है। अगर आप इसको सही मान लेते हैं तो या तो केवल एक आंसर हो जाएगा, या आप कहेंगे ना 1 ठीक है ना 2 ठीक है। मेरा ख्याल है कि ज़्यादा अच्छा है कि आप पहले वाले को सही मान लें, और इसलिए हम इसका सही आंसर मान लेते हैं केवल 1। हालांकि अगर यूपीएससी बहुत माइक्रो एनालिसिस करे एक शब्द का, तो हो सकता है कि वो इसका आंसर डी बनाए और कहे कि दोनों ही कथन गलत हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसे पेच क्या हो सकता है, कोई साबित करने पर आ जाए तो कैसे साबित कर देगा। अगला प्रश्न है जो सेट ए में 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। पहला है, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है, वो कैन समन ए सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही और शी थिंक्स फिट। बहुत मज़ेदार बात है, हमारे संविधान में सच में ऐसा लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से आर्टिकल 85 में, आप लोग चेक कीजिएगा, उसमें लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति जिस स्थान और समय पर ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। इसलिए संसद का सत्र संसद भवन में होगा ऐसा आवश्यक नहीं है। अगर राष्ट्रपति एक दिन सोचे कि संसद का एक सत्र बुलाते हैं, और संसद भवन की बिल्डिंग में मान लीजिए कोई दिक्कत है, काम चल रहा है या कुछ भूकंप आया, खराब हो गई, कुछ हो गया, कहीं भी करवा सकता है, खुले मैदान में भी करवा सकता है, टेंट लगा के भी करवा सकता है, उसकी पूरी छूट है। हाँ, भारत का राष्ट्रपति अपने आप नहीं कर सकता, भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पे करेगा, वो तो है ही। तो पहली बात है कि वो एकदम ठीक है, हमारा संविधान ऐसा कहता है। दूसरा, भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों को चलाए जाना अनिवार्य नहीं है। भारत का संविधान ऐसा कोई प्रावधान करता ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। ये ठीक है कि भारतीय संसद के सामान्यतः 3 सत्र होते हैं, जैसे साल की शुरुआत में बजट सेशन होता है, फिर बीच में मानसून सेशन होता है और बाद में विंटर सेशन होता है। आमतौर पर 3 सेशन होते हैं, लेकिन ये 3 सेशन का नियम संविधान में नहीं लिखा हुआ है। ये एक परंपरा सी बन गई है कि हम 3 सेशन जनरली बुलाते हैं, जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी में और सेशन बुलाए ही जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो, यानी साल भर में कम से कम इतने दिन चलेगा ही चलेगा, ऐसी कोई संख्या निर्धारित नहीं है। एकदम ठीक बात है, तो ये कथन अपने आप में ठीक है, ऐसी कोई संख्या निर्धारित नहीं है। संविधान सिर्फ इतना कहता है कि 2 सत्रों के बीच, यानी पहले सत्र के आखिरी दिन और दूसरे सत्र के पहले दिन के बीच में 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि साल भर में 2 सेशन से काम चल सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि एक सेशन जनवरी में शुरू किया, 1 जनवरी को, और वो सेशन मान लेते हैं कि 15 फरवरी को ख़त्म हुआ। अब 15 फरवरी का मतलब ये हुआ कि 14 अगस्त तक आपको अगला सेशन बुलाना होगा। मान लीजिए कि 10 अगस्त को सेशन बुलाया और वो 10 सितंबर तक चला, अब इसके बाद 4 ही महीने हैं, और यदि अगले साल 1 जनवरी को फिर से सेशन हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, साल में 2 सेशन से काम चल सकता है। और एक सेशन कितने दिन का होगा इसकी कोई व्यवस्था संविधान में नहीं है, ये डिपेंड करता है कि कितनी ज़रूरत है काम की। पहले के ज़माने में सेशंस लंबे चला करते थे,
इधर पिछले कुछ वर्षों में सेशन थोड़े छोटे हुए हैं, तो कई रिपोर्ट्स हैं, कई कमेटीज़ की रिकमेंडेशन है कि कम से कम 120 दिन संसद का सत्र चलना ही चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल इतना चलता नहीं है। तो अब बताइए इसमें कौन कौन सा ठीक है। पहला कथन ठीक है, दूसरा कथन गलत है, तीसरा कथन सही है। तो 1 और 3 वाला सी इसका सही आंसर हो गया, सी। तो सी से आप काम चला सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता। ये असल में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको पता ही इस बारे में आ चुका है। ये 3 महीने की बात गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने की छूट दे रखी है, तो पहला कथन गलत है। राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता है, ये बात ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्शन में बात कही है। तीसरा है, आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, गलत बात है, बीमा के लिए अनिवार्य नहीं है। और चौथा है, आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। हाँ, तो जो भारत सरकार की स्कीम्स हैं, सब्सिडीज वगैरह हैं, ग्रांट्स हैं, जब वो देते हैं वो कहाँ से देते हैं? संचित निधि से देते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से देते हैं। तो इन स्कीम्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी है कि हाँ, ये स्कीम्स देने के लिए सरकार को पूरा हक है कि वो आधार कार्ड के माध्यम से दे, और ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट बात आई है। तो इसका सही आंसर होगा 2 और 4, तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया बी, क्योंकि इसमें ये वाला ऑप्शन दिया गया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? राज्यसभा लोकसभा को लेकर खूब डिबेट रहती है। नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में तो राज्यसभा की शक्ति लोकसभा से ज्यादा है। आर्टिकल 312 पढ़िए, 312 के तहत राज्यसभा को ही ये विशेष शक्ति है कि वो किसी नई अखिल भारतीय जो सेवा है उसको गठित करने के प्रस्ताव की शुरुआत करे। संविधान में संशोधन करने के मामले में सही बात है कि दोनों में इक्वल है, एकदम इक्वल पावर है। क्योंकि बाकी विधेयकों में क्या होता है, जैसे विधेयक को मोटे तौर पर अगर हम 3 तरह का मान लें, एक को मान लीजिए धन विधेयक, एक को मान लीजिए साधारण विधेयक जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं, और एक को मान लीजिए संविधान संशोधन विधेयक। धन विधेयक में तो राज्यसभा की कोई ताकत नहीं चलती है, क्योंकि उससे पूछते ही नहीं है, पूछेंगे तो केवल एक रस्म अदायगी के रूप में पूछ लेते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। जो सामान्य विधेयक हैं, साधारण विधेयक हैं, उसमें क्या होता है कि राज्यसभा अगर मना करे और लोकसभा ठान लेके पास करना ही है, तो लोकसभा क्या करेगी, एक जॉइंट सिटिंग की व्यवस्था होती है हमारे संविधान में। जॉइंट सिटिंग का मतलब है कि दोनों सदन के लोग बैठेंगे और सामान्य बहुमत से फैसला करेंगे। अब लोकसभा में आपको पता है कि 543+2 मेंबर्स की व्यवस्था है। राज्यसभा में कुल जो मेंबर्स हैं 245 रहते हैं, जिसमें मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ सैंक्शनड है वही 250 की है। अब इधर 543, वहाँ 245, अगर मान लें कि सब लोग भी हैं, अगर ये सब बैठेंगे 800 के आसपास, इन 800 में बहुमत कितना है? 400 के आसपास चाहिए। और लोकसभा के अपने मेंबर्स कितने हैं? 545 के आसपास है। अगर लोकसभा ठान ले कि कोई बिल पास करवाना है तो करवा ही लेगी। और ऐसा कम से कम हमारे इतिहास में 3 बार तो हो ही चुका है कि जॉइंट सेशन बुला के, जॉइंट सिटिंग बुला के लोकसभा ने अपने बिल को पास करवा लिया। लेकिन संविधान के संशोधन वाले मामले में जॉइंट सिटिंग की व्यवस्था नहीं है। उसमें दोनों सदनों से अलग अलग, और वो भी विशेष बहुमत से, बिल को पास करने की अनिवार्य व्यवस्था है। और इसका मतलब यह हुआ कि अगर राज्यसभा ठान ले कि संविधान संशोधन पास नहीं होने देना है तो नहीं होगा। और राज्यसभा ऐसा 3 बार कर चुकी है। प्रीवी पर्स के मामले में 1970 में किया था, नहीं होने दिया था। फिर जो 44th अमेंडमेंट आप लोग जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध, जो मोरारजी की सरकार ने करवाया था, जब वो बिल लोकसभा में पास हुआ, 45वां बिल था, 44वां संशोधन बाद में वो बना। जब वो बिल राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने 5 संशोधन के साथ वापस किया। और लोकसभा के पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो 5 संशोधन मान लें या पूरा बिल ही खत्म हो जाए। तो लोकसभा को 5 संशोधन मानने पड़े और तब जाके वो पास हुआ। ऐसे जब राजीव गांधी 1989 में अपने शासनकाल के अंत में पूरे मूड में आ गए थे कि मैं 64वां और 65वां संविधान संशोधन करवा के पंचायती राज को एस्टेब्लिश कर ही दूं, तो राज्यसभा ने उसको रोक दिया था। तो हमारी राज्यसभा कम से कम 3 मामलों में ये साबित कर चुकी है कि संविधान संशोधन के मामले में उसकी शक्ति बराबर है।
सरकार को हटाने के विषय में लोकसभा की शक्ति राज्यसभा से ज़्यादा है। ज़्यादा क्या है, राज्यसभा के पास तो है ही नहीं, शक्ति लोकसभा के पास ही है। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव से या कट मोशन, कटौती प्रस्ताव में वोटिंग खिलाफ कर दे, बजट में वोटिंग खिलाफ कर दे, यहाँ तक कि सरकार द्वारा पेश किया गया कोई विधेयक अगर पारित न हो तो ये मान लिया जाता है कि सरकार को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस सेंस में लोकसभा की ही शक्ति ज़्यादा है। आ गया कटौती प्रस्ताव भी आ गया। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होता है लोकसभा में ही, और इसलिए यहाँ शक्ति लोकसभा के पास है, क्योंकि ये बजट के प्रोसेस का हिस्सा है, और बजट के प्रोसेस का वो हिस्सा जो फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, उसकी वोटिंग से जुड़ा है, वो केवल और केवल लोकसभा में ही होता है। तो कटौती प्रस्ताव जो आर्टिकल 113 के तहत हमारे संविधान का हिस्सा है, वो लोकसभा का मामला है। तो इन चारों ऑप्शंस में से केवल एक ही ऑप्शन ठीक बनता है, वो ऑप्शन है संविधान में संशोधन, यानी इसका सही आंसर क्या हुआ, बी हुआ। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बड़ा लंबा सवाल है। तो संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लैड्स के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? ये तो स्कीम है, आपने उसके नियम पढ़े ही होंगे। एमपी लैड्स निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों, एकदम ठीक बात है, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती है, ठीक बात है। इनका संबंध इंफ्रास्ट्रक्चर, जो लोकल कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे ही इनका संबंध है। कोई बहुत हवाई किस्म की चीज़ में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति, जनजाति, जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है, ये बात भी ठीक है। उसमें बल्कि ये नियम भी है कि 5 करोड़ में से 75 लाख जो शेड्यूल्ड कास्ट वाला इलाका है और 37.5 लाख शेड्यूल्ड ट्राइब वाला जो इलाका है, अगर उस एरिया में आता है तो उस पर खर्च होना ही चाहिए, ठीक बात है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। एमपी लैड्स निधियाँ वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं। हाँ, हर साल एक ग्रांट मिलती है 5 करोड़ रुपए की, और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रनीत का मतलब वो कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता, ये गलत बात है। बजट में सामान्यतः ऐसा होता है कि जो बजट की ग्रांट्स होती हैं वो 31 मार्च को लैप्स हो जाती हैं, लेकिन एमपी लैड्स की अच्छी बात ये है, अच्छी बात है कि बुरी बात है अलग बात है, लेकिन एक विशेष बात ये है कि इसमें अगर एक साल एमपी पैसा खर्च ना कर पाए तो वो पैसा अगले साल रहता है, उसी के पास रहता है, खर्च कर सकता है, इसलिए ये तीसरी बात गलत हो गई। चौथा है, कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। एकदम ठीक बात है। जो जिले का प्रमुख होता है ना, जैसे कि आप लोग बनेंगे बहुत जल्दी, जिसको हरियाणा और झारखंड में डीसी कहते हैं और कई राज्यों में डीएम, कई जगह कलेक्टर कहते हैं, उसकी एक जिम्मेदारी ये है कि एमपी लैड्स के तहत खर्च होने वाली चीज़ों में से कम ऐसे 10% प्रोजेक्ट्स पे वो जाके विजिट करे, उसको सर्वे करे, और उससे ये अपेक्षा भी की गई है कि इस प्रोसेस में एमपी को भी अपने साथ इन्वॉल्व करे, मिलके ही काम करे। तो हम कहेंगे कि 1, 2 और 4 ठीक है। 1, 2 और 4 का ऑप्शन दिख रहा है आपको कोई? हाँ, ये डी ऑप्शन है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है वो है, मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में, अनटचेबिलिटी के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? ये आपको ना कंफ्यूज करने के लिए है। विरुद्ध संरक्षण करके शोषण के विरुद्ध अधिकार लिख दिया, उससे लगता है किसी की बात चल रही होगी। आपको पता है कि जो अनटचेबिलिटी का प्रोहिबिशन है आर्टिकल 17 में है, और आर्टिकल 17 जो है जो समानता या समता का अधिकार है, 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। तो इसका मतलब अस्पृश्यता का उन्मूलन हमारे संविधान में समानता के अधिकार का हिस्सा, राइट टू इक्वालिटी का हिस्सा है। बाकी सबकी बात करें, ये कौन सा है? 23-24 में है, स्वतंत्रता 19 से 22 में है, संवैधानिक उपचार 32 में है, लेकिन जो अस्पृश्यता की बात है वो बात सीधे सीधे आर्टिकल 17 में जो समानता के अधिकार का हिस्सा है, इसलिए हम यही इसका उत्तर मान लेंगे। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, किससे व्यादेशित है? व्यादेशित का मतलब एंजॉइंड बाय, ठीक है। ये तो हमारे संविधान के आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है, और 50 का संबंध है डीपीएसपी के साथ, ये है डीपीएसपी। आर्टिकल 50 में लिखा है कि राज्य ऐसे प्रयास करेगा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करे। इसका मतलब ये होता है कि आज से लगभग 47-48 साल पहले तक जो डीएम होता था उसका नाम था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जैसे अब भी नाम है। मजिस्ट्रेट का दरअसल मतलब होता है जो आपराधिक मामलों में, क्रिमिनल केसेस में जज की भूमिका का निर्वाह कर सके,
वो होता है मजिस्ट्रेट। और जो सिविल मामलों में देखता है उसको आमतौर पर जज कह देते हैं, सिविल जज कह देते हैं। अब जो डीएम था या कलेक्टर था, ये था तो कार्यपालिका का व्यक्ति, पर ये क्रिमिनल केसेस की सुनवाई भी कर सकता था, तो न्यायपालिका वाला काम भी करता था। इस टेंडेंसी को रोकने के लिए संविधान में लिखा था कि इस चीज से बचेंगे आगे चलकर, और हमारे देश में एक कानून पास हुआ जिसको बोलते हैं CRPC 1973, जो 1974 में लागू हुआ था। इसके बाद से अब सिस्टम ये है कि भारत में कोई भी एग्जीक्यूटिव आदमी जुडिशियल काम नहीं करेगा। जुडिशियल का मतलब जो काजी जुडिशियल है वो कर सकता है, जैसे ट्राइब्यूनल में बैठना है बैठ सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू कोर्ट है तो वो रेवेन्यू सर्विस के लोग बैठते ही हैं, कलेक्टर बैठते हैं, लैंड रिकॉर्ड्स का मामला है, तहसीलदार, कलेक्टर, कमिश्नर बैठते ही बैठते हैं। टैक्सेशन का मामला है तो उसमें जो IRS ऑफिसर्स हैं वो बैठते हैं, वो सब तो बैठेंगे। पर जो मजिस्ट्रेट वाला काम है जिसका संबंध IPC के साथ है, इन सब चीज़ों के साथ है ना, वो काम नहीं कर सकते। तो ये संबंध आर्टिकल 50 यानी कि DPSP से है, यही इसका मतलब ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न सेट ए में, वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण, द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन का कारण प्रस्तुत किया जाता है। किस मतलब ये जो डॉक्यूमेंट पेश करते हैं वित्त मंत्री, किस वजह से पेश करते हैं? क्या चिरकालिक संसदीय परंपरा है? नहीं जी, संसदीय परंपरा नहीं, क्योंकि ये बहुत हाल की बात है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 और 110 के कारण नहीं। 110(1) का संबंध तो केवल इस बात से है कि कौन से बिल को मनी बिल यानी कि धन विधेयक माना जाएगा, उसकी परिभाषा दे रखी है, उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। आर्टिकल 112 का संबंध जो है ना, ये कंफ्यूज करने के लिए, 112 का संबंध है एनुअल फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण और बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण दो अलग अलग बातें हैं। इकोनॉमिक्स वाले सर इस पर आपको विस्तार में समझाएंगे कि इसमें क्या क्या कंटेंट होता है, लेकिन जो संविधान में लिखा हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब सिर्फ इतना है कि जो साल शुरू मतलब आने वाला है उस साल में अनुमानित खर्चे क्या हैं और अनुमानित आय क्या है, इसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 है। 113 का मतलब सिर्फ ये है कि जो एस्टीमेट्स हैं उन एस्टीमेट्स को पास करने का प्रोसेस क्या होगा, इसमें कटौती प्रस्ताव, कट मोशंस वगैरह वो सब चीज़ें होती हैं ना, वो सब इसमें शामिल होता है। तो ये भी गलत, ये भी गलत। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003, हाँ ये है। प्रोविजंस ऑफ द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, ये एक्ट 2012 में शायद इसका अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद से ये परंपरा शुरू हुई थी। तो इसका आंसर तो यही है, लेकिन इस चीज़ को ज़्यादा विस्तार में समझना हो तो इकोनॉमिक्स वाली जो व्याख्या आएगी प्रश्नों की, ये प्रश्न उसमें भी रहेगा, वहाँ पे इसको विस्तार में देख लीजिएगा। पॉलिटी के हिसाब से इसका आंसर यही रहेगा। इसके बाद जो प्रश्न है वो है प्रश्न 7 सेट ए में, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है? संवैधानिक सरकार का मतलब हुआ ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। एक शब्द आपने सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी कि संविधानवाद। और जब आप भारत का संविधान पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको इसी शब्द से परिचित होना पड़ता है कि ये क्या चीज़ है संविधानवाद। देखिए, एक ज़माने में राजा का शासन होता था और राजा का मतलब था जिसके पास सारी शक्ति है। राजा और कानून में राजा बड़ा था, कानून छोटा था, क्योंकि राजा के मुंह से जो निकल गया वही कानून है। अंधेर नगरी चौपट राजा। संविधानवाद का मतलब हुआ विधि का शासन। मतलब संविधानवाद के कई मतलब हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो मतलब है वो विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ का देखिए सबसे सिंपल मतलब क्या है? अगर शासन चलाने वाला कानून के अधीन है तो रूल ऑफ लॉ है। अगर कानून शासन चलाने वाले के अधीन है तो वो राजतंत्र है, तानाशाही है या कोई और सिस्टम है। संविधानवाद का मतलब या उसका एक हिस्सा है रूल ऑफ लॉ, उसका मतलब है कि शासन कानून का होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं। और कानून के शासन का मतलब है कि जो व्यक्ति शासन चलाएगा वो भी कानून से कंट्रोल्ड होगा, रिस्ट्रिक्टेड होगा, सीमित होगा।
आर्बिट्रेरी तरीके से, यादृच्छिक तरीके से, रैंडम तरीके से उसके जो मन में आएगा मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो विधानमंडल द्वारा सरकार, इसका कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, ये तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की एक विशेषता है। लेकिन संवैधानिक सरकार तो अमेरिका में भी है जहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है, तो बेकार की बात है। लोकप्रिय सरकार का मतलब होता है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी तो अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी है, और संवैधानिक सरकार, और डेमोक्रेसी तो कहीं भी हो सकती है। और डेमोक्रेसी होने मात्र से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं आता, बल्कि कई बार तो ये होता है कि लोकप्रिय सरकार जो होती है ना, पॉपुलर गवर्नमेंट, उससे खतरा पैदा हो जाता है, जिसको बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। जैसे हिटलर का शासन लोकप्रिय सरकार का शासन था, पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाली जो फीलिंग है वो वहाँ पर हमें नजर नहीं आती थी। बहुदलीय सरकार वाली बात भी गलत है, कोई ज़रूरत नहीं है, एक दल की सरकार भी संवैधानिक सरकार हो सकती है। चौथी बात है सीमित सरकार, ये सही बात है। सीमित का मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी शासन सरकार की शक्तियां सीमित हों। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप, भारत में नरेंद्र मोदी, ये शासक हैं, किंतु ये कुछ भी कर सकते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक संविधान है। संविधान ने बता रखा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति या भारत का प्रधानमंत्री क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है। तो यदि शासक भी सीमित है तो हम कहेंगे संविधानवाद है, और यदि शासक जो चाहेगा वो हो जाएगा तो संविधानवाद ना होकर के तानाशाही है या फिर राजतंत्र है, तब उसको ये कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? देखिए, 1948 का जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसमें कुल 30 सेक्शंस हैं या 30 आर्टिकल्स हैं, और उन 30 आर्टिकल्स के अलावा एक प्रीएम्बल है। तो भारतीय संविधान में क्या क्या था? भारतीय संविधान में मूल रूप से तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में वो सारी बातें लिखी हैं। इसलिए कहते हैं कि भारत के संविधान में जो मानवाधिकार मूलाधिकार नहीं बन पाए, वो मानवाधिकार डीपीएसपी का हिस्सा बन गए। ये बात सामान्यतः मानी जाती है। तो डीपीएसपी में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फ्री लीगल एड की बात है, वो ह्यूमन राइट्स में लिखा हुआ डिक्लेरेशन में, या हमारे डीपीएसपी में लिखा हुआ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, शिक्षा की बात है, तो शिक्षा का अधिकार हमने जो दिया हुआ है डीपीएसपी में ही दिया हुआ था, अब तो वो मूल अधिकार में भी शामिल हो गया 21 क में, पहले तो नहीं था। तो डीपीएसपी तो है ही इसका आंसर, इसलिए कुछ लोग इसका आंसर केवल 2 कह सकते हैं, बाकी भी देखते हैं। उद्देशिका, हमारे संविधान की उद्देशिका में एक शब्द है सामाजिक राजनीतिक आर्थिक न्याय, और सामाजिक राजनीतिक आर्थिक न्याय भी कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट से मिलता है, या उसको छोड़ भी दें तो उद्देशिका में एक शब्द आता है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा, और मानवाधिकारों की घोषणा में व्यक्ति की गरिमा शब्द का प्रयोग बहुत साफ तौर पे किया गया है। इसलिए कोई कह सकता है कि उद्देशिका में भी तो इसका जिक्र आता है, यानी उद्देशिका में भी कुछ शब्द ऐसे हैं जो ह्यूमन राइट के डिक्लेरेशन के प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं, प्रतिबिंबित, रिफ्लेक्ट करते हैं। मूल कर्तव्य का सीधा संबंध नहीं है, पर अगर आप डिक्लेरेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो उस डिक्लेरेशन का जो आर्टिकल 29 है वो सीधे सीधे कहता है कि प्रत्येक मनुष्य की एक जिम्मेदारी भी है, एक दायित्व भी है, और वो ड्यूटी अपने समाज के प्रति है कि वो उस समाज के साथ अपने आप को सुसंबद्ध रखे, उसके प्रति जिम्मेदारियां निभाए, और साथ में ये भी लिखा है और वो जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करे। अब व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करे, ये भारत के मूल कर्तव्यों की भाषा है कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करे, ये भी लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, हमारे जो मूल कर्तव्य 10 तो थे ही, जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया है, वो मूल कर्तव्य ये कहते हैं कि भारत के प्रत्येक जो नागरिक है, पेरेंट है या वार्ड है, वो अपने बच्चे या जो अपने संरक्षित है उनके पास उसकी शिक्षा की व्यवस्था करे। अब ये शिक्षा प्रत्येक बच्चे को मिले, ये बात एक सेंस में ह्यूमन राइट्स का हिस्सा है, और क्योंकि हमारे संविधान में ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो 11वीं ड्यूटी जुड़ गई है उसमें भी ये बात लिखी है
तो मेरा ख्याल है कि इसका उत्तर या तो होगा केवल 2 या हो जाएगा 1, 2 और 3। और मेरी समझ ये कहती है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए, और भाषा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स है। रिफ्लेक्ट करने का मतलब ये होता है कि झलकता है। सीधे सीधे ये नहीं पूछे कि लिखा हुआ है, झलकता है, कहाँ कहाँ प्रतिबिंबित होता है। तो झलकने की सेंस में तो मैं कह सकता हूं कि वो उद्देशिका में भी झलक सकता है, मूल कर्तव्य में भी, और मोटे तौर पर राज्य नीति के निदेशक तत्वों में तो है ही। तो मुझसे पूछेंगे तो मैं इसका उत्तर डी बताऊंगा। हालांकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि इसका उत्तर यूपीएससी बी भी बता सकती है। तो आपका अगर इन दोनों में से कुछ है, आप 50% चांसेस मान के चलिए कि आपका आंसर ठीक है। बाकी देखिए यूपीएससी क्या करती है। अंतिम सवाल ये है, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज, आपको पता है कि भारत में एक एक्ट पास हुआ था, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 शायद था, और 1995 से ये अथॉरिटी बनी थी। नालसा नाम की एक अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? देखिए, ये प्रश्न अपने आप में थोड़ा सा गलत है, क्योंकि उस एक्ट में ये लिखा हुआ है कि किस किस को ये सुविधा प्रदान करनी है, इसका फैसला मोटे तौर पर राज्य तय करेगा, न कि केंद्र तय करेगा। जैसे पंचायती राज में है कि अधिकांश प्रावधान राज्यों पर छोड़ दिए गए हैं कि राज्य तय कर लें, इसमें भी राज्यों पर छोड़ा गया है। इसलिए इनमें से कोई भी ऐसा कदम नहीं है जिस पर आप ऑब्जेक्टिवली कह सके। जैसे किसी राज्य में 1 लाख से कम वार्षिक आय वालों की बात है, कहीं 2 लाख है, कहीं कुछ और राशि है। दिल्ली की बात करें तो उसमें 1 लाख का जिक्र है। 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर की बात तो हर राज्य ने की ही नहीं है। दिल्ली जैसे कुछ राज्यों ने ही इसकी बात की है, और उसके लिए 2 लाख की राशि की बात भी की है। ओबीसी का जिक्र तो उसमें आमतौर पे दिखाई नहीं पड़ता है क्लियरली, और वरिष्ठ नागरिकों में भी सभी नहीं आते हैं। उसमें आमतौर पे क्या आता है कि इतनी आय से कम आय वाले वरिष्ठ नागरिक। तो इसमें डी तो गलत होगा ही होगा, सभी लिखा होगा ना। इस प्रश्न का उत्तर सभी से निकाल सकते हैं आप। डी तो गलत है ही, 4 तो गलत है ही। तो जहां जहां 4 आ रहा है उसको तो काट ही दीजिए। अब बचे 2 ऑप्शन, 1 और 2 और 2 और 3। पहले तीनों में से मुझे सबसे ज़्यादा गलत लग रहा है ओबीसी वाला, क्योंकि जितना मैंने उसको पढ़ा उसमें ओबीसी को लेकर विशेष प्रावधान अलग से नहीं बताया गया है। तो जो हो सकता है वो 1 और 2 हो सकता है, और ये 1 और 2 दिल्ली वाले पर तो लागू हो रहा है, पर पूरे भारत में लागू नहीं होता। ये प्रश्न की फ्रेमिंग ठीक नहीं है, यूपीएससी ने गलती की है। लेकिन तब भी अगर इनमें से एक चुनना ही हो तो मैं कहूँगा कि इसका आंसर ए चुना जा सकता है। इसके साथ ही पॉलिटी के जो 18 सवाल हमने काउंट किए वो यहाँ पर पूरे हो गए। इनमें से एक आध सवाल इकोनॉमी में भी आएगा विस्तार के लिए। आप इन सारी व्याख्याओं को ध्यान से देखिए, और मुझे उम्मीद है कि इन प्रश्नों की व्याख्या करते हुए आपको कुछ कंसेप्ट से बात करने का मौका भी मिला होगा। जल्दी ही सारी सीरीज़ आपके सामने आएगी 1-2 दिन के अंदर अंदर, उसको देखिए। और मुख्य परीक्षा के लिए अभी से कमर कस के तैयारी कर लीजिए। ध्यान रखिए कि अंतिम रूप से परीक्षा प्रीलिम्स की नहीं है। प्रीलिम्स तो केवल एक क्वालिफाइंग टेस्ट है, परीक्षा तो मेंस है, इंटरव्यू है। असली ताकत वहीं लगानी है और कहीं ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है। और मेंस के लिए हम लोग बहुत जल्दी कुछ प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। अवेक नाम से एक प्रोग्राम आएगा, उसकी सूचना आपको 2-4 दिन में हमारे इसी चैनल से मिल जाएगी। उसको देखिए, वो ठीक लगे तो उसको ज्वाइन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी फिर से मिलते हैं। नमस्कार।